तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका। तुमने देखा था कि हमारा फैंग हाउ जो होता है वो बेहोश हो जाता है और बेहोश होने के बाद जब वहां से वैन जिन भी चली जाती है और उसकी मास्टर से वहां से लेकर चली जाती है, तो इसी के साथ ही हमारे फैंग हाउ की बॉडी के अंदर उसके इनकॉन्शियसनेस के अंदर दिखाते हैं कि वो बेहोश होने के बाद कहता है कि मेरी बॉडी इतनी ज्यादा हैवी क्यों है और मैं कहां पर हूं, ये कौन सी जगह है, मर चुका हूं, लगता है कि मरने के बाद अब मेरा हिसाब होने वाला है। तो इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर उसके चक्रा पॉइंट्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं और उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो फैंग हाउ कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ जा रहा है, मैंने अभी भी किसी चीज को एब्जॉर्ब किया है जिसकी वजह से मेरी बॉडी अब मुझे लगता है कि फटने वाली है। तो उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी जो होती है वो वाकई में काफी सारी की पावर होती है और उसकी बॉडी के अंदर जो कुछ होता है वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। फैंग हाउ कहता है कि ये क्या चीज है और मेरी बॉडी के अंदर से क्या निकल रहा है। तो उसे वहां पर सामने सोल फॉर्म में कोई चीज दिखाई देती है, सारी की सारी एनर्जी फॉर्म में होती है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर वो जो ब्लैक होल होता है वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाता है। तो वो सारी एनर्जी जब उस ब्लैक होल के अंदर चली जाती है तो हमारा फैंग हाउ वहां पर जोर जोर से रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो यहाँ पर बर्स्ट की वजह से फटने वाला है, लेकिन एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और वहां पर एनर्जी के एब्जॉर्ब होने के बाद अब उसके सामने कोई फिगर अपीयर होता है और उसे बात करता है। वो उसे कहता है कि हजारों सालों तक यहाँ पर इसके अंदर ट्रैप रहने के बाद अब फाइनली किसी ने मुझे यहाँ पर अवेकन किया है। शुक्र है कि आज यहाँ पर किसी ने मुझे अवेकन कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़के, तुमने यहाँ पर मुझे इतनी सारी की पावर एब्जॉर्ब करवाई ताकि मैं एक्टिवेट हो सकूं। तो हमारा फैंग हाउ उसे कहता है कि तुम कौन हो और तुम मेरी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हो, क्या सारा टाइम तुम मेरी बॉडी के अंदर थे, यानी कि मेरे पैदा होने से लेकर अभी तक वो सारी की सारी की पावर जो एब्जॉर्ब हो जाती थी और कहीं पर चली जाती थी, क्या तुम उस की पावर को एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो कहता है कि हाँ, यहाँ पर मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर था, लेकिन मैं उस सारी की सारी की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था, तुम्हारे लिए एब्जॉर्ब कर रहा था, ना सिर्फ अपने के लिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम यहाँ पर मेरी वजह से अभी तक जिंदा हो और सर्वाइव कर पा रहे हो और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि तुम मुझे सर्व कर सको। तुम्हारे लिए ये बहुत ही बड़ा चांस है, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। तो क्या तुम यहाँ पर अपनी जिंदगी को बदलवाने के लिए तैयार हो। तो फैंग हाउ कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि मैं अपनी जिंदगी को बदलवाने के लिए तैयार हूँ। फिर साथ ही उसे कहता है कि बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तुम्हारी वजह से इन सभी लोगों ने मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें की, तुम्हारी वजह से सभी लोग मुझे कचरा समझते हैं, तुम्हारी वजह से मैं कल्टीवेट नहीं कर पाता, मैं अपनी बॉडी में की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद स्टोर नहीं कर पाता, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो हमारा फैंग हाउ जो होता है वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। वो उसे यहाँ पर गालियां दे रहा होता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, लोग मुझे कचरा समझते हैं तुम्हारी वजह से, इसलिए मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, मेरी बॉडी से दफा हो जाओ। तब यहाँ पर वो चिल्लाकर कहता है कि मेरी बॉडी से दफा हो जाओ। इसी के साथ ही वो उठकर बैठ जाता है, लेकिन वो अपने बिस्तर के ऊपर वो कहता है ये क्या, ये तो मेरा रूम है और मैं यहाँ पर कहाँ पर आ गया, क्या ये कोई सपना था। इसके साथ उसकी मॉम साइड के ऊपर से आती है, उसके लिए सूप लेकर आती है और कहती है कि हावर्ड क्या हुआ, क्या तुमने यहाँ पर कोई बुरा सपना देखा है, तुम्हें कितनी बार कहा है कि हार्ड प्रैक्टिस ना किया करो, तुम फिर भी जाकर बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करते हो जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गए थे। हमारा फैंग हाउ कहता है कि ये क्या माँ ऐसा क्यों कह रही है कि मैं वहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए बेहोश हो गया था, लगता है कि मास्टर डीजिंग ने यहाँ पर इनको सारी बात नहीं बताई कि उसने मेरे साथ क्या किया है। तो हमारा फैंग हाउ कहता है कि मुझे बताओ कि मैं वापस अपने रूम में कैसे आया। तो वो कहती है कि मास्टर डीजिंग तुम्हें उठाकर यहाँ पर छोड़कर गई थी, वो एक बहुत ही अच्छी इंसान है, मुझे लगता है कि यहाँ पर से उठने के बाद यानी बिस्तर से उठकर ठीक होने के बाद तुम्हें जाकर उसको थैंक यू बोलना चाहिए। तो फैंग हाउ ये सोच रहा था कि उस कमीनी ने पहले मेरे पर अटैक किया, मेरी जान लेने की कोशिश की और उसके बाद वो कमीनी उठाकर मुझे यहाँ पर घर तक छोड़कर गई। उस औरत को बिल्कुल पसंद नहीं करता तो मैं उसे माफी नहीं मांगूंगा। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझे वो औरत बिल्कुल ही पसंद नहीं है, इसी वजह से मैं ना तो उसके सामने झुकूंगा ना ही उसे माफी मांगूंगा। के साथ उसके फादर वहां पर पहुंच जाते हैं। फादर उसे कहते हैं कि बेटा मेरी बात को याद रखना, हम लोग यहाँ पर अपनी फैमिली की रवायत को बरकरार रखेंगे, तुम मेरे बेटे हो, पैट्रियार्च के बेटे हो और तुम्हें यहाँ पर इस बात को समझना चाहिए कि जो भी हमारे साथ अच्छा काम करेगा हम लोग उसको थैंक यू जरूर बोलेंगे। वैन फैमिली की वैन जिन जो कि तुम्हारी दोस्त है वो बहुत ही जल्दी कॉलेज की स्टूडेंट बनने वाली है और मास्टर जिंगडी उसी को यहाँ पर लेने के लिए आई है और ये हमारी पूरी चारों फैमिलीज के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है और हमें यहाँ पर इस इवेंट को खराब नहीं करना चाहिए। हमारा फैंक्शन उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों को पता होता है कि उस औरत ने मेरे साथ किस तरह का व्यवहार किया और किस तरह की बातें की थी तो आप लोग भी यहाँ पर ये नहीं कहते कि मुझे उसे जाकर थैंक यू बोलना चाहिए। तो फादर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा मेरी एक बात को याद रखना, हम लोग यहाँ पर सिर्फ अच्छा करने वालों को थैंक यू बोलने की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हें किसी के सामने अपना सर झुकाना है। मेरी बात याद रखना, जिंदगी में कभी भी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकने देना, लेकिन अगर कोई तुम्हारे साथ अच्छा करता है तो तुम्हें उसको थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। तुम्हारा फैंग हाउ कहता है ठीक है फादर, मैं इन बातों को याद रखूंगा और नेक्स्ट टाइम उसे थैंक यू बोल दूंगा। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में मेन कॉन्फ्रेंस हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी की तीनों फैमिली के हेड मौजूद होते हैं और वहीं पर सेंटर वाली चेयर के ऊपर एल्डर डी बैठी होती है। तो वो सभी लोग वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि जरा देखो तो सही, हम चारों की फैमिलीज में से किसे पता था कि वैन फैमिली की वैन जिन जो है उसे फैक्ट्री कॉलेज के लिए चूज किया जाएगा। उनमें से कुछ लोग तो इस बात के लिए खुश होते हैं जो कि मास्टर वैन को वहाँ पर बधाई दे रहे होते हैं, कुछ लोग इस बात से खुश नहीं होते। मास्टर वैन वहाँ पर एक दूसरे एल्डर से कहते हैं कि तुम्हें भी यहाँ पर खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा बेटा जो है, हमारा बेटा फैंग ली, वो कल्टीवेशन में काफी ज्यादा अच्छा है और अपनी जनरेशन के डिसेबल्स में से काफी ज्यादा
महान भी है और बहुत ही जल्दी मुझे लगता है कि वो भी उस अकेडमी को ज्वाइन करने के लायक हो जाएगा। हो सकता है कि अगले साल उसे भी चूज कर लिया जाए। तो मास्टर डी भी उन लोगों से कहते हैं कि हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा है, हम लोग यहाँ पर स्ट्रेंथ को प्रेफरेंस देते हैं और जो यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ को शो करवाएगा हम लोग उसे अपने स्कूल में एडमिशन जरूर देंगे। और मुझे लगता है कि फेंग ली जो है वो बहुत ही जल्दी हमारे स्कूल में आने वाला है। इसके साथ ही फेंग फैमिली के एल्डर भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उनका बेटा फेंग हाओ भी उनके साथ ही होता है। तो जैसे वो लोग वहाँ पर आते हैं और आकर उनसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर माफी चाहते हैं कि लेट हो गए। तो साथ ही मास्टर वैन को वो लोग वहाँ पर बधाई भी देते हैं। वैन जिन भी वहीं पर खड़ी होती है, वो उसे देखती बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से भागती हुई फेंग हाओ की तरफ जाती है। जैसे वो भागती हुई उसकी तरफ जा रही होती है, उसके फादर उसे कहते हैं कि वैन जिन, तुम्हें यहाँ पर बिहेव करना होगा, अब तुम्हें इस तरह के लो लेवल के लोगों से दूर रहना होगा और स्पेशली इस तरह के कचरा लोगों से तो बहुत ज्यादा दूर रहना होगा। तुम ये चाहती हो कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए, बहुत ही जल्दी तुम फैंगशुन कॉलेज की एक स्टूडेंट बन जाओगी। जब तुम फैंगशुन कॉलेज की स्टूडेंट बन जाओगी तो तुम्हारा रुतबा इससे बहुत ज्यादा हायर होने वाला है, इस तरह के लो लेवल के लोगों से दूर रहा करो। तो वैन जिन कहती है, लेकिन फादर, फेंग हाओ ने मेरी जान बचाई थी और जान बचाने का मतलब यह है कि ये मेरा सेवियर है, ऐसा क्यों लगता है कि ये एक बुरा इंसान है, मैं इसके साथ ताल्लुक रखूंगी। तो फादर कहते हैं कि मेरी बात को ध्यान से सुनो कि तुम इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकती। और साथ ही वो मास्टर फेंग से कहते हैं कि मास्टर फेंग, अपने बेटे को समझा दो कि दोबारा मेरी बेटी के करीब मत आए, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी का दिमाग खराब कर रखा है और अगर दोबारा ये मेरी बेटी के करीब आया तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। यहीं पर हमारा कहानी सुनाने वाला भी बीच में आ जाता है। तो कहानी सुनाने वाला कहता है कि जहाँ पर एक तरफ मास्टर वैन और मास्टर फेंग आपस में लफ्जों की तकरार कर रहे थे, दूसरी तरफ हमारा फेंग हाओ और मास्टर डी आपस में एक दूसरे के ऊपर नजरों के तीर चला रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। स्पेशली मास्टर डी जो होती है वहां पर अपनी स्पेशल पावर को रिलीज करती है। वो अपनी सोल पावर को रिलीज करते हुए सोल ब्लेड के साथ हमारे फेंग हाओ के घुटने के ऊपर अटैक करती है। लेकिन उनको नहीं पता था कि फेंग हाओ ने अपनी बॉडी को प्रैक्टिस कर करके इतना मजबूत बनाया हुआ है कि उसका ये ब्लेड जो है उसकी टांग को नुकसान नहीं पहुंचा सका, जिसकी वजह से फेंग हाओ जो है वो अपने घुटनों के बल नहीं गिरा। बड़ी मुश्किल के साथ अपने आप को वहां पर सहारा देकर खड़ा किया होता है और शिबान साबित कर दिया कि वो किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेकेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि फेंग हाओ जिस तरह से उसे घूर कर देख रहा था, इसका मतलब यह है कि वो हार नहीं मानने वाला और यहाँ पर किसी से डरने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके फादर फेंग चैन ने भी इस बात को नोटिस कर लिया। फेंग चैन यहाँ पर देखते हैं कि मास्टर डी ने उसके ऊपर अटैक किया है, तो वो कहते हैं, मास्टर डी जिंग, मुझे लगता है कि आपको मेरे बेटे के साथ इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप दोनों के दरमियान में क्या हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आपको कम से कम मेरे बेटे के ऊपर अटैक तो नहीं करना चाहिए था, वो बिना किसी रीजन के। तो जैसे वो यहाँ पर बात करते हैं, इसी के साथ ही दो ब्लेड्स उसके घुटनों के ऊपर भी आकर लगती हैं। लेकिन मास्टर फेंग चैन खुद इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसी वजह से वो वहां पर अपने घुटने टेक देते हैं और नीचे गिर जाते हैं। बाकी के सभी एल्डर्स ये सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ पर मास्टर डी जिंग को रोक नहीं सकता, क्योंकि वो फेंग शुई कॉलेज के एक एल्डर है और सभी लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वजह से वो सभी लोग बस वहां पर तमाशा देख रहे थे और वैसे भी फेंग फैमिली को कोई ज्यादा पसंद नहीं करता। तो मास्टर डी जिंग कहते हैं कि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे घूर कर देख रहे हो तो तुम अपने बेटे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन जैसा बाप वैसा बेटा, तो बाप भी यहाँ पर बिल्कुल कचरा ही निकला जैसा उसका बेटा है। फेंग चैन कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी फैमिली की नाक कटने नहीं दे सकता, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना होगा। तो मास्टर डी जिंग से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर हमारे पर इस तरह अटैक करने के बजाय मेरे साथ 1-on-1 बैटल क्यों नहीं करती। तो मास्टर डी जिंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहते हैं, कचरे कहीं कि अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा फेंग हाओ जो है वो अपने डैड को किस तरह से बचाएगा, क्योंकि मास्टर डी जिंग तो काफी ज्यादा ओवरपावर्ड है। यहाँ पर एपिसोड का एंड होगा और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।